द सुप्रीम सिस्टम के इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही तेजी के साथ उस फ्लावर गोल्ड लेवल के फ्लावर को लेने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर अपीयर होता है जो कि एक फोक डीमन है। और वह अपीयर होने के साथ ही फेंग पर अपने पंजे से हमला कर देता है, जिसकी वजह से फेंग धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। और वह टाइगर बहुत ही तेजी से जोर से अपने बड़े से मुंह को खोल के गुर्रा रहा होता है गुस्से में। यह देखकर जो युक्सी होती है वह घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, आखिरकार यह कैसी चीज है। यह तो बहुत ही बड़ा डीमन है। और फैंग बहुत ही तेजी के साथ वापस से खड़ा होते हुए कहता है कि आखिरकार इस कमीने डीमन की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। इसने मुझे समझ क्या रखा है। तभी फैंग का नजर अपने सामने जाता है जहां पर उसका फेस नजर आ रहा होता है। वह देखकर फेंग के पसीने छूटने लगते हैं और वह कहता है, आखिरकार ये क्या है, मुझे तो ये चीज कुछ गड़बड़ लग रही है। और हम देख पाते हैं दूर से कि वह जो व्हाइट टाइगर होता है उसके मुंह से गिर रहे लार की वजह से फैंग का रिफ्लेक्शन उसमें दिख रहा होता है। वह फैंग को अपने खाने के तौर पे देख रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर युक्सी घबरा जाती है और कहती है कि ब्रदर झाओ फैंग, जल्दी से वहां से हट जाओ। यह एक एशियन डीमन बीस्ट है। यह एक एशियन फोक डीमन बीस्ट है जिसकी पावर करंट में वुडी लेवल के 6 स्टार पर मौजूद है। हालांकि यह एक फोक डीमन है लेकिन इसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। यह सुनकर फ्रैंक कहता है घबराते हुए, नहीं, मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैंने अभी तक मो किंगजू को ठीक नहीं किया है। और हम उस व्हाइट टाइगर को देखते हैं जो कि अपने मुंह को खोलकर और भी गुस्से से पानी पे अपने पंजे को मारते हुए फैंग को डराने की कोशिश कर रहा होता है। और फैंग अपने पास से भी अपने स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि द 10 स्वॉर्ड गो। और हम देखते हैं उसके स्वॉर्ड अटैक और उसके साथ साथ वो अपने टर्टल कवच को भी एक्टिवेट करके उस टाइगर से सीधे टकराने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। और हमें एक बड़े से धमाके को दिखाया जाता है, जिस धमाके के हटने के बाद हम देखते हैं फैंग पीछे की ओर युक्सी के पास धकेला जाता है। और युक्सी उससे देखकर कहती है कि ब्रदर झाओ फैंग, क्या आप ठीक हैं। यह सुनकर फेंग अपने मुंह से गिर रहे ब्लड को पोंछते हुए कहता है कि आई एम फाइन, बट वह टाइगर बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं होगा। और हम उस फॉग डीमन को देखते हैं जिसके फॉग धीरे धीरे करके हट रही होती है। वह थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा होता है। यह देखकर युक्सी कहती है, हे भगवान, आखिरकार ये कितने टैलेंटेड और कितने स्ट्रोंग है। ये तो मेरे गोड लाइन के लोगों के से भी स्ट्रोंग और टैलेंटेड है। मैं इसमें भरोसा नहीं कर सकती हूँ कि वह इतने अधिक स्ट्रोंग है। और फेंग फिर से तैयार होते हुए कहता है कि डीमन आजा, मैं देखूं तुझमें कितना दम है। और हम देखते हुए डीमन फेंग से ना लड़ते हुए उस फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है तेजी के साथ। यह देखकर युक्सी कहती है कि ब्रदर, यह डीमन जो है वह भी उस फ्लावर का पकने का इंतजार कर रहा था, उसके रेडी होने का। लेकिन वह अब वो सब्र नहीं कर सकता है, इसलिए वह पहले जा रहा है उस फ्लावर को लेने के लिए। यह देखकर फ्रैंक बहुत ही तेजी से फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि वेट, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि युक्सी अपने मन में सोच रही होती है, यह खत्म हो गया, यह सब कुछ बहुत खत्म हो गया, बहुत देर हो चुकी है इस फ्लावर को लेने के लिए। और हम देखते हैं उस फ्लावर के सामने उस व्हाइट फॉग डीमन का पंजा पहुंच चुका होता है। और फ्रैंक चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस फ्लावर से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसकी लाइटनिंग और भी बढ़ने लगती है, जिससे उस फॉग डीमन को भी परेशानी होने लगती है। यह देखकर फैंग हैरान होता है, कहता है आखिरकार यह गोल्डन लाइट कहाँ से आ रही है और इसका वजह क्या है। और हमें उस फ्लावर के ऊपर एक लेडी को दिखाया जाता है और जो कि अपने मन में कह रही होती है कि आखिरकार मैं अपने आप को कल्टीवेट करके सेकेंड फॉर्म पे ले आई हूँ, मैं अपने आप को परिवर्तित कर चुकी हूँ, मैं इसमें सक्सेसफुल हुई। और तभी सुप्रीम सिस्टम में डिंग से करके नोटिफिकेशन आता है कि आपके सामने एक ब्लैक गोड लोटस अवेक हुई है, जो कि अब या फ्लावर है या अब किस लेवल का बन चुका है, या एक सुप्रीम गोड लेवल का ट्रेजर बदल चुका है। और यह जो लेडी है इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर निकल रही है, जिससे प्लेयर के जान को खतरा है। यह सुनकर फैंक घबरा जाता है और कहता है, क्या, आखिरकार यह कितना डेंस ब्रेथ है। मैं यहाँ से तुरंत भागना चाहता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
और हम देखते हैं वह लेडी अपनी गोल्डन ऑरा को अभी भी रिलीज करते जा रही होती है, जिसकी वजह से वहां पे सन की तरह एक कवच बनकर लाइटनिंग ही लाइटनिंग निकल रही होती है, पूरी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और फैंग कहता है मुझे जल्द से यहाँ से जल्द भागना होगा, और वह तेजी के साथ मो किंगजू को लेने के लिए भागती है और वह कहती है कि युक्सी उसे बचाओ। और हम देखते हैं जो युक्सी होती है वह अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, वॉइड में छुपने वाली फॉर्मेशन को, और वह कहती है कि चिंता ना करें, मैं इसे बचा लूंगी। और हम देखते हैं वहां पे वो बहुत ही जो सन होता है वह ब्लास्ट होने वाला होता है, और युक्सी कहती है ब्रदर झाओ फेंग वहीं पर वेट करें, मैं अपने फॉर्मेशन को भेज रही हूँ। फेंग कहता है कि ठीक है, मैं अपने कवच को भी एक्टिवेट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है जो कि जिसकी हवाएं आसमान तक जाती हैं, उधर चारों तरफ जमीन की धज्जियां उड़ जाती है। और जब सारा सीन शांत हो जाता है उसके बाद फैंग वॉइड से बाहर की ओर आता है, और वह जमीन पर बैठकर खांसने लगता है और कहता है मुझे तो यूक्सी के फॉर्मेशन ने बचा लिया, अगर वह ना होता तो मेरा आज खेल यहाँ खत्म था। और तभी वह इधर उधर देखते हुए कहता है आखिरकार यूक्सी और मू किंग अभी तक आए क्यों नहीं, वे कहाँ हैं। और हम देखते हैं कि फैंग के बगल से वह टाइगर भी गिरता है ध्यान से। यह देखकर फैंग हैरान हो जाता है, और फैंग के नोटिफिकेशन आता है कि एक खिलाड़ी झाओ फैंग को बधाई हो, उसने एक टीनेजर व्हाइट फॉग डीमन को पाया है जो कि बुरी तरह से घायल है। यह सुनकर फैंग खुश हो जाता है और कहता है सचमुच में यह जानवर भी यहाँ पर बच चुका है इतने बड़े धमाके से, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, अब यह अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। और हम देखते हैं वह जो व्हाइट टाइगर बीस्ट होता है वह बहुत ही घबरा रहा होता है फैंग को देख के, और वो डर रहा होता है। और फैंग कहता है कि मेरे पास आ जाओ और मेरे बातों को ध्यान से सुनो, अपने आप को मुझ पर समर्पित कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि फिर फेंग मुस्कुराते हुए कहता है बहुत अच्छा, तुम काफी समझदार टाइगर हो। और फेंग उस पर अपनी एक एनर्जी बीम को छोड़ता है जिससे उसके साथ कनेक्शन बना लेता है और उसके अपना बिस्ट बना लेता है। और फिर फेंग को नोटिफिकेशन आते हैं कि बधाई हो, आपने एक 7 टियर के मिड लेवल के फॉग डीमन बीस्ट को पोजेस किया है, मतलब कि उसे अपना पेट बनाया है, जिसके लिए आपको 60 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 60 मिलियन गोल्ड लेवल की दक्षता मतलब कि स्किल मिलती है, और इससे आपको एक पूरा तरह से सपोर्ट मिलता है। यह सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है कि अब मेरी ताकतें पहले से अधिक बढ़ चुकी हैं। और तभी हम देखते हैं वर्ल्ड ओपन होता है और युक्सी बुरी हालत में नीचे की ओर गिर रही होती है। यह देखकर फैंग हैरान हो जाता है और उसे जाकर संभाल लेता है और कहता है ध्यान से, आखिरकार ये क्या हो रहा है, तुम इस तरीके से नीचे क्यों गिर रही हो, और किंगजू कहाँ पर है। यह सुनकर युक्सी कहती है कि ब्रदर झाओ फेंग, मैं किंगजू को नहीं बचा पाई, वह जो ब्लैक गॉड है उसने मुझसे उसे छीन लिया है, और आप उसे आप ही बचा सकते हैं। यह सुनकर फेंग कहता है कि ठीक है, पहले तुम अपने आप को संभालो और अपने आप को देखो। और वह कह रही होती है युक्सी की मुझे माफ कर दे, इसके लिए वह बहुत ही स्ट्रोंग थी, मैंने पूरी कोशिश की। यह सुनकर फेंग गुस्से में कहता है कि अपने आप को दोष मत दो, किंगजू को कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए, मैं उस कमीनी गॉड से उसे छीन लूंगा। और हम तभी देखते हैं कि फैंग पीछे की ओर मुड़कर देखता है और अपने मन में कहता है क्या मुझसे मैं उससे उसे ले सकता हूँ, वह बहुत ही स्ट्रोंग प्रतीत होती है मुझसे। और हम देखते हैं कि जो वहां पर ब्लैक गॉड होती है वह खड़ी होती है और वह काफी गुस्सेल भी है, और उसके बगल में किंगजू होती है जो कि अब अपने होश में होती है। और उसे देखकर फैंग खुश हो जाता है, कहता है कि ग्रेट किंगजू, क्या तुम ठीक हो। और किंगजू उसकी ओर देखकर कहती है झाओ फैंग, मैं तो ठीक हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अब बच चुकी हूँ। और हम तभी देखते हैं कि वह गॉड उसकी ओर देखकर अपने मन में कह रही होती है और तुम्हारी जो बॉडी है वह बिल्कुल ठीक है मेरी प्रैक्टिस के लिए, और मेरे नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए तुम मेरे लिए एक परफेक्ट बॉडी हो जिसे मैं कुछ देर के लिए उधार लूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें एक स्टूडेंट के अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करके आगे की ओर प्रोग्रेस करवाऊंगी। और फैंग उसकी ओर देखकर गुस्से में कहता है नहीं, आखिरकार तुमने किंगजू के साथ क्या किया है, जल्दी से जल्दी उसे मेरे हवाले करो। यह सुनकर वह लेडी उसकी ओर देखती है और कहती है कि क्या वह सौभाग्य की नहीं है कि मेरी नजर उस पर गई है, वह मेरे साथ 1000 वर्षों तक कल्टीवेट करेगी तो वह इस लिव दुनिया की
टॉप पर पहुंच जाएगी। यह सुनकर फ्रैंक गुस्से में कहता है कि कौन जानता है कि तुम्हारी बातें सत्य है या असत्य। मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, और तुम एक हस्बैंड के सामने उसके वाइफ को ले जाने की बात कर रही हो, यह कभी भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। यह सुनकर वह लेडी कहती है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं ले जा सकती हूँ? क्या तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक सको? ये सुनकर फ्रैंक गुस्से में अपने पास से अपने हिडन कार्ड को निकालते हुए कहता है कि यह तो तभी पता चलेगा जब मैं इसे आजमाऊंगा। बिना आजमाए मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और फ्रैंक अपने मन में कह रहा होता है, इस कार्ड में इस समय मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड की लेवल के वॉरियर मौजूद है। अब मैं इसी के भरोसे हूँ। और वह लेडी उसकी ओर देखकर कह रही होती है, यह बच्चे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है, और यह बहुत ही अजीब भी है। फिर फैंग गुस्से में अपने हाथ को ऊपर की ओर लेता है और उस कार्ड को क्रश करते हुए कहता है कि हुआ जोंग, कम आओ, जल्द से जल्द बाहर आओ। और सिस्टम बताता है कि यहाँ पर हुआ जोंग को बुलाया जा रहा है, जो कि 9 स्टार वुडी के लेवल पर मौजूद है। और हम देखते हैं आसमान में वह बड़ा सा गेट अपीयर होता है, और उस गेट के खुलने के साथ तो वहां तलवार निकलती है। फिर हुआ जोंग अपने घोड़े पर सामने की ओर आता है और कहता है कि मास्टर के आदेश को पूरा करने के लिए हुआ जोंग बाहर आ चुका है। और फ्रैंक अपने उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि जल्द से जल्द वहां पर जाओ और मेरी वाइफ मो किंगजू को वापस लेकर आओ। अगर कोई तुम्हें रोके तो उसे मार डालो। यह आदेश पाते के साथ हुआ जोंग आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर के आदेश पूरे होंगे। और वह बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। यह देखकर वह ब्लैक गॉड डीमन लेडी कहती है कि हालांकि मेरी जो अभी पावर है इस रिकारनेशन मतलब कि इस रिफॉर्म में आने के बाद थोड़ी सी घट चुकी है, लेकिन यह काफी है तुम्हारे जैसे एक 9 स्टार वुडी लेवल के बंदे को रोकने के लिए। और हुआ जोंग उसके कवच को ब्रेक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर वार करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह उस लेडी के एनर्जी बैरियर यानी कि सुरक्षा कवच को भी तोड़ नहीं पा रहा होता है। यह देखकर फ्रैंक बहुत ही हैरान होता है और कहता है आखिरकार यह कैसे हो सकता है। हुआ जोंग जो कि वुडी लेवल के पीक पर है, वह इस लेडी के कवच को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और हम देखते हैं वह लेडी अपने एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी ओर भेजती है, तो हुआ जोंग के बॉडी पर छेद होने लगते हैं। और हुआ जोंग का अटैक चीरते हुए उसके बगल से फ्रैंक के बगल से भी गुजरता है, जो कि उसके फेस पे एक कट दे देता है। और हम देखते हुआ जोंग की बॉडी धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगती है, वो वहां से गायब होने लगता है। और फ्रैंक यह देखकर बहुत ही घबरा जाता है, हैरान हो जाता है, कहता है यह वास्तव में कैसे पॉसिबल हो सकता है। वह उस लेडी को छू तक नहीं सका और वह मारा गया। और यहाँ पर फ्रैंक को सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हें एक मिशन दिया जाता है कि तुम्हें ब्लैक बोर्ड को मारना है 2 सालों के अंदर। और फ्रैंक का उस मिशन पर अभी ध्यान नहीं होता है, और वह लेडी आगे की ओर आते हुए कहती है कि इस कम उम्र के बच्चे के पास काफी ताकत है। और हम देखते हैं फ्रैंक उस लेडी को देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पर किंगजू को मेरे सामने जाते हुए देखूंगा। और किंगजू भी रोते हुए कहती है कि झाओ फेंग, अब तुम आगे और मत बढ़ना, आगे और कोशिश मत करना, नहीं तो तुम मारे जा सकते हो। मैं यहाँ पर आपसे अलविदा आपसे कहना चाहती हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ। यह सुनकर फ्रैंक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर खो नहीं सकता हूँ, किसी कीमत पर नहीं। और फ्रैंक अपने उस 10,000 फोल्डिंग स्वॉर्ड अटैक को करते हुए उस लेडी की ओर बढ़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं वह ब्लैक बोर्ड बस अपने हाथ को ही झटकती है, जिससे फ्रैंक के सारे अटैक के चूरे हो जाते हैं। और वह कहती है कि तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो, तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो, अब मुझे तुम्हें मारना होगा। और हम देखते हैं उस उसके हाथ के झटकने के निकलने वाली वेब से ही फ्रैंक दूर जाकर गिर रहा होता है। यह देखकर किंगजू से देखा नहीं जा रहा होता है, और युक्सी भी कहती है कि ब्रदर झाओ फेंग अपने आप को संभाले। और वह फ्रैंक को थोड़ा सा संभालते हुए देख रही होती है, और फ्रैंक कहता है कि आज यहाँ पर इस चीज को मैं कंटिन्यू ही रखूंगा जब तक किंगजू मुझे मिल नहीं जाती है। यह सुनकर वह लेडी अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है और कहती है
कि यह छोटा सा मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर मार कर ही मैं शांत हो सकती हूँ। यह देखकर फैंग हैरान हो जाता है, घबराते हुए कहता है, आखिरकार यह कौन सी ट्रिक चल रही है? इसकी जो एनर्जी है वह काफी अधिक लग रही है मुझे। और वह उस बीम एनर्जी को उसकी ओर छोड़ देती है, लेकिन तभी देखते हैं किंजू अपने गले में एक चाकू रख लेती है और कहती है कि अगर तुम नहीं रुकी तो मैं अपने आप को मार लूंगी। यह देखकर वह लेडी उस अटैक को वापस अपनी ओर लाने लगती है और कहती है, आखिर क्या तुम सचमुच में यह करने चाहती हो? और किंजू कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुमने यहाँ पर मेरी बातों को नहीं माना तो मैं अपनी बॉडी को भी इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें नहीं दूंगी और मैं यहाँ पर खुद को मार लूंगी। जल्द से जल्द अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करो। यह सुनकर वह निराश होते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस लड़के के लिए इतनी समर्पित हो। और फिर वह अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि ठीक है, यदि तुम यहाँ पर मेरे बातों को सहमति रूप से मानती हो तो मैं इसे छोड़ दूंगी। और फैंग कहता है कि नहीं किंजू, तुम उसकी बातों को नहीं मान सकती हो। और हम देखते हैं कि किंजू उसके साथ जाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना फैंग, लेकिन हमारा साथ यहीं पर था। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हारी बीवी जरूर बनूंगी। मैं आपके साथ ही उसी सिटी पर रहना पसंद करूंगी। और हम देखते हैं कि वह लेडी वहां से जाते हुए कह रही होती है, यदि तुम कुंजू को फिर से देखना चाहते हो तो 2 साल बाद तियानु फाइट में शामिल हो जाना, जो कि बहुत ही पावरफुल फाइट होती है। वहां पर तुम्हारा खात्मा पहले ही हो जाएगा। और वो वहां से डिस्पेयर होते हुए उसके आखिरी बार फैंग की ओर देखकर कहती है, मैंने तुम्हारे पर जो झटका दिया था बीम का, मैंने उस समय तुम्हारे बॉडी में एक डिमोनिक एनर्जी डाल दी है जिसकी वजह से तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और फैंग गुस्से में उस लेडी को देखते हुए कहता है कि किंजू, तुम मेरा वेट करना, मैं जल्द से जल्द इस लेडी को मारकर तुम्हें अपने पास ले लूंगा। और फिर हमें जो कि मेडिसिन हॉल होता है वहां पर का सीन दिखाया जाता है। और वहां पर हम देखते हैं फैंग एक ट्राइपॉड के नीचे बैठा हुआ होता है, खुद को हील कर रहा होता है और वह अपने आंखों को खोलता है और हम देखते हैं वहां पर वो ओल्ड मैन आते हैं, वो उस ट्राइपॉड को अपने पास रख लेते हैं। और फैंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे अंदर के इस बेड एनर्जी को खत्म करने के लिए आपका शुक्रिया। और फैंग अपने मन में कह रहा होता है, यह ओल्ड मैन कोई मामूली बंदा नहीं है, क्योंकि इसके पास काफी हिडन चीज मौजूद है। और फिर वो ओल्ड मैन अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है कि आपके अंदर के जो शैतानी एनर्जी थी वह तो किस्मत से मेरे पास जो फायर बर्ड की एनर्जी और स्ट्रेपोर्ट की एनर्जी थी, जिसकी मदद से मैंने इसे सप्रेस कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया है। यह सुनकर फैंक कहता है कि चिंता ना करें, मुझे इसे ठीक करने के लिए कुछ अपने ट्रिक्स मौजूद हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। और फिर वह ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ और भी चीजों को कहने के लिए आया हूँ। यह बूढ़ा आदमी आपसे मदद के लिए पूछना चाहता है। यह सुनकर फैंक कहता है उसे ग्रीट करते हुए, हाँ क्यों नहीं, अगर मैं उसे करने में सक्षम हूँ तो मैं जरूर तौर पे उस कार्य को पूरा करूंगा जिसे आप चाहते हैं। यह सुनकर ओल्डमैन कहता है कि मुझे आशा है कि आप मार्केट बैटलफील्ड में जाकर, उस मार्केट वर्ल्ड में जाकर वहां पर शामिल होकर मेरी मदद करेंगे। यह सुनकर फैंग अजीब तरीके से कहते हैं कि क्या मार्केट फील्ड, मार्केट फाइटिंग एरिया, मार्केट वर्ल्ड, आखिर ये क्या तुम कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? यह सुनकर ओल्डमैन खांसते हुए समझाते हुए कहता है कि इस दुनिया के अंदर कई छोटी छोटी दुनियाएं छुपी हुई हैं, उनके रास्ते छुपे हुए हैं, अलग वर्ल्ड बने हुए हैं जहां पर मैं आपको भेजना चाहता हूँ। यहाँ पर हजारों खंडर मौजूद हैं जहां पर जाकर आप नए नए चीजों को खोज सकते हैं, नई नई चीजों को पा सकते हैं और नए एक्सपीरियंस को प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर फैंक कहता, ओहो, मैं अब सोचा, यह तो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है जिसमें एक लेवल 2, लेवल 3 और एक ऑटो वर्जन 2 भी होता है। यहाँ पर कई सारे नई नई चीजें भी मिल सकती हैं। और वह ओल्डमैन कहता है कि झाओ फेंग, यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, आप ना भी जाए तो चलेगा। यह सुनकर फेंग उसके हाथ को पकड़ते हुए और लार टपकाते हुए उसे चमकती हुई आंखों से देखकर कहता है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं आखिरकार क्यों ना तैयार हूँ, मैं जरूर जाना चाहूंगा। यह सुनकर ओल्डमैन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, आखिरकार मैंने सही व्यक्ति को चुना है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम देखते हैं सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रहा था, खिलाड़ी जाओ फैंक को 1 काम, 2 काम, 3 काम दिया जाता है। यहाँ पे ब्ला 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 काम वह ओल्डमैन बताता है, कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वह ओल्डमैन उसके फैंक के घर से बाहर निकल जाता है और वह ओल्डमैन कहता है कि ठीक है, चूंकि आप यहाँ पर कुछ समय तक अपनी परेशानियों को सुलझाना चाहते हैं तो ठीक है, जब आप तैयार हो जाए तो मेरे पास आ जाए, मैं उस वर्ल्ड में आपको भेज दूंगा। और युक्सी भी कह रही होती है, ब्रदर झाओ फैंक, थोड़ा आराम जरूर करना। और फैंग उन लोगों को बाहर भेजते हुए कह रहा होता है कि ठीक है,
मैं यहाँ पर अपने आप को ठीक करने के बाद आपके पास पहुँच जाऊँगा और जल्द से जल्द वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। और वह युक्ति से भी कह रहा होता है कि सड़क पर ध्यान से जाना युक्ति। और वह गेट को तुरंत बंद करते हुए कहता है कि सिस्टम, मुझे जल्द से जल्द बताओ उस ओल्ड मैन ने जो काम दिया उसमें मुझे क्या-क्या प्रॉफ़िट मिल सकता है। और फिर वहाँ पर सिस्टम की एक लंबी लिस्ट खड़ी हो जाती है, जहाँ पर कई सारे काम बताए जाते हैं जिनमें उस ओल्ड मैन की बीवी से मिलना और कुछ विलेजर्स को खोजना, जिसमें फ्रैंक को अरबों के फायदे हो सकते हैं। यह सुनकर फ्रैंक बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, हा हा, यह तो बहुत सारी अच्छी चीज और महंगी चीजें मिलने वाली हैं मुझे। इस कार्य में मेरा बहुत ही प्रॉफिट होगा। और फिर फ्रैंक तेजी से कहता है कि चलो चलो अब उस चीज को देखा जाए। मैंने सीटू चेंग को मारा है, तो उसके द्वारा मिले हुए प्रॉफिट को मैंने जांच नहीं किया है। आखिरकार मुझे क्या क्या प्रॉफिट मिला है, सुप्रीम सिस्टम दिखाओ। और सुप्रीम सिस्टम से देखते हैं कि उसे 2 चीज़ें मिले होते हैं, मतलब कि उस सी टू को मारने के बाद उसके पास से, जिसे अब फेंग अपना सकता है। वहाँ पर एक कीमती बुक और एक कीमती फ्लैग मौजूद होता है, जो देखकर फेंग कहता है कि आखिरकार मुझे कुछ जादुई चीज़ें तो मिली, यह बेहतर है। और फेंग उस बुक को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिरकार इसके अंदर कौन-सी चीज़ें हैं या कौन-सी स्किल्स हैं। और फेंग को नोटिफ़िकेशन आता है कि यह बहुत ही मैजिक बुक है, जिसके अंदर कई सारे मैजिक स्किल मौजूद है, जिन्हें आप सीख सकते हैं और अपने अटैक में अपने पावर्स को बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर फैंग बहुत ही खुश हो जाता है और अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि आखिरकार अब इस बुक का मालिक मैं हूँ। और उसके हाथ में एक सिंबल भी बन चुका होता है। और फैंग एनर्जेटिक तरीके से खुश होते हुए कहता है कि अब मेरे पास काफी सारी चीजें मौजूद हो चुकी हैं, तो मैं अब इस तूफानी दुनिया में अपना तूफान मचाऊंगा। सिडुचेन को मारकर मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं। और फिर वह फ्लैग की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं इस फ्लैग का उपयोग किस प्रकार से करूँगा। इसके ज़रिए किसी को मारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ डिमोनिक चीज़ों को कैप्चर किया जा सकता है। आखिर यह मेरे किस काम का है? और फिर फेंग गेट को खोलकर बाहर जाते हुए कहता है कि मुझे इस एम्पायर को छोड़ने से पहले अपने दादाजी और अपने लोगों को कुछ चीज़ें देनी होंगी और उन्हें थोड़ा-सा मजबूत करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमें कुछ समय बाद एक जंगल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों के एम्पायर का बॉर्डर एरिया है। वहाँ पर वह ओल्ड मैन आया हुआ होता है और वह कहता है कि झाओ फेंग, इस गेट को मैं ज़बरदस्ती ओपन करूँगा, इसलिए ये ज़्यादा देर तक नहीं खुले रहेगी। उतने ही समय में आप सभी को एंटर कर जाना है और अपने एरिया पे चले जाना है। और आप श्योर हैं कि आप इस लड़की को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि यह खतरनाक है। और फेंग कहता है कि मैं उसे अपने घर भेजना चाहना चाहता था और मैंने इससे इसका वादा किया था। और हम देखते हैं कि यह सुनकर यूसी कहती है, ब्रदर झाओ फेंग, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर वह ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, तो पाँचों तत्व उलटते हैं और नए दुनिया के रास्तों को खोलते हैं। यह कहने के साथ वहाँ पर एक अजीब-सा बवंडर जैसा बनने लगता है और उस ओल्ड मैन के ट्राइपॉड से बहुत ही खतरनाक बीम एनर्जी निकलता है। और ओल्ड मैन घबराते हुए कहता है, जल्दी करो और इस लाइट के अंदर चले जाओ, मैं इसे ज़्यादा देर तक ओपन करके नहीं रख सकता हूँ। यह सुनकर वे दोनों कहते हैं ओके, और बहुत ही तेजी से वे भी उस बीम लाइट की ओर बढ़े चले जाते हैं। और फैंग के सामने एक मैप ओपन होता है और फैंग को सुप्रीम सिस्टम बताता है कि यह तुम्हारा जो मार्केट बैटलफील्ड है उसका मैप है। आप इस जगह पर किस जगह पर टेलीपोर्ट होना चाहते हैं, यहाँ पर स्पिन करें। और फैंग के सामने एक स्पिनर ओपन हो जाता है कि आप किस लेवल पर किस जगह पर गिरना चाहते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा लेवल हो, मतलब खतरा का। तभी हम फैंग को देखते हैं जो गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है कि साला ये स्पिन करने वाला फिर से आ गया। क्या तुम इस रास्ते को खुद ब खुद चूज़ नहीं कर सकते हो? और ये सुनकर सिस्टम कहता है तो ठीक है, सिस्टम इसे सौता स्पिन कर रहा है। ये सुनकर फैंग घबरा जाता है, कहता है बे रुक जा, तू साला कुछ भी कर देगा, रुक जा, रुक जा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टम ने स्पिन कर दिया होता है। फैंग कहता है कि कमीने सिस्टम, मैंने तो बस मजाक किया था, तुमने सचमुच में इसे स्पिन कर दिया, ना जाने तुम मुझे किस जगह पर भेज दोगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लॉटरी का चीज जो स्पिन करने वाला होता है, वहाँ पे बना होता है कि नरक जगह पर जाना है या फिर कठिनाई जगह पर जाना है या नॉर्मल जगह पर जाना है या फिर आम लोग रहते हैं वहाँ पे जाना है या गोल्ड लोग रहते हैं वहाँ जाना है या फिर बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस करने वाले एरिया में जाना है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग में जो स्पिन करने के बाद जो चीज़ आया होता है वह होता है कि बहुत ही कठिनाई वाली एरिया में आपको भेजा जा रहा है। और हम देखते हैं सुनकर फैंग गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने सुप्रीम सिस्टम रुक जा, आखिर तुम मुझे कहाँ भेज रहा है। वहाँ पे सुप्रीम सिस्टम कहता है जहाँ भेजा जा रहा है आपको, वहाँ पर आपके जीवित रहने के मात्र 10% चांस है। यह सुनकर फैंग घबराते हुए कहता है अबे कमीने रुक जा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और हम देखते हैं वह लाइटनिंग से वहाँ से गायब हो जाता है।
और हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गुफा वाले एरिया में दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ा सा लायन होता है और उसके सामने दो पक्ष के लोग मौजूद होते हैं, दो सेक्ट के लोग जो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और लायन बिल्कुल सामने खड़ा होता है। और हमें इस व्हाइट कपड़े वाले सेक्ट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे तियानिस वुड सेक्ट के जो स्टूडेंट है वह मौजूद हैं, और वह कह रही होती है कि ली, हमने इस फायर वैन को सबसे पहले खोजा है और इस गुफा को प्राप्त किया है, तुम इसे यहाँ पर हमसे छीनना चाहती हो। और दूसरी ओर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट सेक्ट की होती है, और वह अपने चाकू को किस करते हुए कह रही होती है कि थोड़ा सा आराम से, आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो? मैंने इस शेर को पहले खोजा था और इस जगह को देखा था, मैं इससे अट्रैक्टेड हूँ, इसलिए मैं इस चीज को बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। यह सुनकर व्हाइट कपड़े वाली तियाने सोट सेक्ट की लड़की कहती है कि क्या तुम मरना चाहती हो? और घोस्ट सेक्ट की लड़की कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। और तभी हम देखते हैं इसी तरह से दोनों सेक्ट के बंदे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। और ध्यानेश्वर की लड़कियां कह रही होती, पिछली बार भी ये इन्होंने इसी तरह की हरकत की थी, हम जहाँ पर ट्रेजर्स को खोजते हैं वहां पर ये आ जाते हैं मुंह उठाकर और हम चीजों को लूटने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर घोस्ट सेक्ट के लड़के कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़कर मेरे इस चाकू को थोड़ा चख कर देखो, मेरा चाकू बहुत ही भूखा है। दूसरा कहता है, आओ मैं तुम्हें इस गुफा के बजाय तुम्हें दूसरी गुफाओं का सैर कराता हूँ। तीसरा कहता है कि तुम एक बार अपनी और अपने कदमों को तो बढ़ाकर दिखाओ, मैं यहाँ तुम्हें असली फायर का मजा चखाऊंगा। और तभी हम देखते हैं फेंग आसमान से चिल्लाते हुए गिर रहा होता है कि नहीं कमीने सिस्टम, आखिरकार ये तू क्या कर रहा है? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? और यह देखकर दोनों सेक्ट की लड़कियां हैरान हो जाती है, कहती है आखिरकार ये कौन है? आखिरकार यह कहाँ से यहाँ पर आ रहा है? आखिरकार इसे किसने बुलाया है? क्या यह किसी और साइड से है? और फेंग जमीन पर धड़ाम से आकर गिरता है जहाँ ब्लास्ट होता है। और यह देखकर वहां के लोग अपने आंखों को मूंद देकर कहते हैं कि आखिरकार यह कहां से आसमान से गिरा, वह किस तरीके से इतनी ऊंचाई से गिर सकता है? वह तो पक्का निश्चित तौर पर गिरकर मर चुका होगा। और हम देखते हैं कि फैंग उस टाइगर के ऊपर गिरा हुआ होता है और कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और यह जगह इतना मुलायम और गद्देदार क्यों लग रहा है? और फैंग जब नीचे देखता है तो वह उस लायन के ऊपर गिरा होता है जिसका खेल खत्म हो चुका होता है। फैंग को नोटिफिकेशन आता है कि आपने 7वें लेवल के 7 टियर के फर्स्ट स्टार के लायन फायर लायन को मार डाला है। यह सुनकर फैंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है, हा हा चेस्टा, किसने कहा था कि मेरी किस्मत बहुत बुरी है? देखो कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, मैं एक प्रिंस हूँ, प्रिंस। और हम तभी देखते हैं त्याने शॉर्ट सेक्ट की लड़कियां कहती हैं कि ओए, आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर अचानक से आने की वजह क्या है? तुम यहाँ पर किस तरीके से आ चुके हो? और वह कहती है कि आज मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगी। और दूसरी सेक्ट की भी लड़की कहती कि हाँ क्यों नहीं, हम इसे खत्म करेंगे, उसके बाद अपने मामले को सुलझाएंगे। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर हमारे जगह पर इस तरीके से डिस्टरबेंस पैदा करने की? यह सुनकर फेंग अपने एनर्जी को गैदर करने लगता है, कहता है कि मैं कोई और नहीं, मैं खुद मौत का देवता हूँ, मुझे यहाँ पर नर्क से भेजा गया है। और हम देखते हैं कि वह सभी उनके बंदे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, कहते हैं कि मात्र 9 स्टार भुजुंग के लेवल पर होने पर, बुजुत्सु लेवल पर होने पर तुम्हें इतना घमंड है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? और फेंग यह सुनने के बाद कहता है कि ठीक है तो देखो मेरी ताकत। और वो अपने टेक्निक को एक्टिवेट करता है, कहता है कि तुम सभी मुझे मारना चाहते हो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फेंग अपनी एनर्जी बीम को चारों तरफ से क्लिक थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वह उन सभी के छाती के आर पार हो जाता है उन स्वॉर्ड अटैक्स को। और इन स्वॉर्ड अटैक्स को होते हुए देखकर वो व्हाइट कपड़े वाली लेडी कहती है कि क्या वे सभी मारे गए? यह कैसे हो सकता है? आखिर यह संभव भी कैसे है? और वे बहुत ही हैरान तरीके से फेंग को देख रहे होते हैं। और डीमन सेक्ट की लड़की कहती है उसने एक झटके में इन सभी को मार डाला, आखिर इसके पास कौन सी टेक्निक्स मौजूद है? और फैंग बहुत ही डीमन तरीके से उन्हें नजर आ रहा होता है कि मानो जैसे यह देह का देवता है जिसने एक पल में ही इन सभी लोगों को मार डाला है। और फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम सभी की बारी है। फिर त्याने सोरचेक की लड़की कहती है तो चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इससे फाइट करते हैं, वरना जीवित नहीं बचेंगे। डीमन सेक्ट की लड़की कहती है ठीक है तुम सही कह रही हो, हम 3 गिनने के साथ एक साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और वे दोनों ही अपने मन में कुछ और सोच रही होती है। त्याने सोरचेक की लड़की कहती है उस कमीनी को पहले जाने दो और फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। डीमन सेक्ट की लड़की भी यही सोचते हुए कहती है कि मैं उसे पहले हमला करने दूंगी और फिर मैं भाग जाऊंगी। और ये देखकर फेंग उनकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि उनके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि वो एक दूसरे को धोखा देने वाली हैं।
और जैसे ही 3 सेकंड पूरे होते हैं वे दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर भागने लगते हैं। और ये देखकर डीमन शेक की लड़की हैरान होते हुए कहती है कि वह कुतिया यहाँ से भाग रही है और वह मुझसे साथ मिलकर वहां पर हमला करने वाली नहीं थी। त्याने शॉर्ट चेक की लड़की भी कहती है, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम्हारे चाल क्या होने वाले हैं, तुम्हारे शकल से ही ये चीजें पता चलती है। यह देखकर फेंग हंसते हुए कहता है कि यह तो काफी दिलचस्प है। वास्तव में ये लड़कियां उसी खरबूजे की औलादें हैं जो जैसा कि खरबूज होता है, ये बिल्कुल अपने एल्डर्स पर ही गई हुई हैं। और फिर फेंग बहुत ही तेजी से उनकी ओर बढ़ते हुए कहता है, लेकिन आज तुम दोनों यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकती हो। और त्याने शॉर्ट चेक की लड़की भागते हुए अपने मन में कहती है कि प्लीज वह मेरा पीछा ना करके उस बीच का पीछा करे, और ताकि मैं अब जीवित रह सकूं। मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, मेरा लाइफ जो है वह बहुत ही बेटर है उससे। और तभी हम देखते हैं कि ब्लड के तलवार का स्लेश चलता है, ब्लड की कुछ बूंदें गिरती हैं और त्यानिस व्हाट्सएप की लड़की के छाती के आर पार हो चुका होता है फैंग का ब्लड। और वह पीछे पलटकर गिरते हुए कहती है, आखिरकार तुमने मेरा पीछा पहले क्यों किया, उसका क्यों नहीं। और फैंग उसकी ओर देखकर एक डार्क लुक देते हुए कहता है, क्योंकि मेरे पास त्यानिस सेक्ट के लोगों को मारने की एक पर्सनल वजह है। और हम देखते हैं उस लड़की के मुंह से ब्लड निकलता है, वह वहीं पर मर जाती है। और तभी डीमन सेक्ट की लड़की यह भागते हुए देखकर कहती है कि एक पत्थर के पीछे छुप के कि बहुत बढ़िया, उस कमीनी को उसने मार डाला, यह बिल्कुल उसने सही किया, अब मैं यहाँ से बचकर भाग सकती हूँ। तभी उसे आवाज आती है, वाह तुम तो काफी भाग चुकी हो, काफी दौड़कर थक चुकी हो लगता है। यह सुनकर वह घबरा जाती है और वह ऊपर की ओर देखती है, वह जहाँ छुपी होती है वहां फैंग पहुंच चुका होता है। यह देखकर वह हैरान होती है और फैंग उसके साथ कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मृत्यु अब तुमसे काफी नजदीक पहुंच चुकी है। यह सुनकर वह कहती है घबराते, यह कैसे संभव हो सकता है, क्या तुमने उसका पीछा न करके मेरा पीछा किया, लेकिन यह कैसे हो सकता है। फेंग अपनी अंगुली में अपनी एनर्जी को लाते हुए कहता है कि यह इस तरीके से हो सकता है। और तभी वह लड़की एक बेच को दिखाते हुए कहती है, वेट, तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर डीमन सेक्ट के लीडर की बेटी हूँ और मैं उसकी यहाँ पर वर्क करने के लिए आई थी। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम जीवित नहीं बचोगे। तभी फैंग को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ समय तक जिंदा रहना है और इस लड़की को मार डालना है, और उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक लेवल अप कर दिया जाएगा। यह सुनकर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं इस लड़की को मार सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कुछ समय तक जीवित रहने के बाद मेरा लेवल भी अप हो जाएगा। और फिर वह लड़की घबराते हुए कह रही होती है, केवल तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुमसे साथ किसी भी प्रकार के विवाद को वापस नहीं करूंगी, किसी भी प्रकार से बदला लेने के बारे में नहीं सोचूंगी। फेंग उसकी ओर बीम अटैक करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मारने का एक कारण मिल चुका है। और फेंग उस लड़की को वहीं पर ही मार डालता है। और वह लड़की फिर वह लड़की कहराते हुए कह रही होती है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। और वह उसी वक्त मर जाती है और वह उस बेच की ओर देख रही होती है, जिसकी वजह से कुछ चीज एक्टिवेट हो जाता है उस बेच में। और उस बेच से एक एनर्जी बीम निकलकर सीधे फैंग के अंदर चला जाता है और फैंग को एक कर्स लग जाता है, जो कि जिसके जरिए जो वहां के सेक्ट के लोग हैं इसे खोज सकते हैं, एक तरह से बेड कर्स। और फैंग अपने माथे के ऊपर देखकर कहता है, आखिर यह गोल गोल चीज क्या है, क्या यह लाल चीज मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी, आखिर इसका मतलब क्या है। और फैंग फिर इसी तरीके से भागते हुए वहां पे इधर उधर जा रहा होता है, कहता है, लेकिन अब यहाँ पर काफी समय हो चुका है और यह चिंता करने की बात है कि मुझ तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। क्या यहाँ पर मुझे तब तक के लिए युक्सी को खोज लेना चाहिए, क्योंकि वह अभी टेलीपोर्ट होकर मुझसे अलग हो चुकी है और वह अभी तक मुझे नहीं मिली है। मुझे मेरा मिशन कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक मैं उसे के घर तक उसे छोड़ ना दूं। और तभी हम दिखाया जाता है डीमन सेक्ट के गुफा के अंदर, जहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि लीडर, डिप्टी लीडर, हमारी जो यंग मिस है उनका लाइफ लैम्प बुझ चुका है और हमें यह चीज थोड़ी देर पहले पता चला है। लगता है कि वह मारी गई है क्योंकि वह कुछ समय पहले उस घाटी पर अपने कुछ लोगों को लेकर गई थी। यह सुनकर वह डिप्टी लीडर घबराते हुए कहता है, क्या आखिर क्या क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। वह घबराते हुए बंदा कहता है कि जो बिग सिस्टर थी वह उस एरिया पर लायन वेंस को कब्जा करने के लिए गई थी, लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आई है। और यह सुनकर वह एल्डर बहुत ही गुस्से में अपने अंदर से डिमोनिक औराव को निकालते हुए और उन स्केलेटन्स को भेजते हुए कहता है, कौन है वह कमीना, जाओ उसे खोजो और उसे मार डालो। और वह
एल्डर भी कहता है उस बंदे से कि जाओ यहाँ पर जितने भी बाउंड्री एरियाज हैं उन सभी को ओपन कर दो और उस बंदे को खोज कर मारने के लिए तैयार रहो, उसे पकड़ कर रखो। और तभी वो बंदा घबराते हुए भागते हुए कहता है यस मास्टर। और हमें इस तरफ तियाने सोर्ट सेट के भी एक एल्डर को दिखाया जाता है जिसे मालूम चल जाता है कि उसके स्टूडेंट को किसी ने मार डाला है। और तभी हम देखते हैं कि तियाने सोर्ट सेट का बंदा कहता है कि एल्डर कहता है कि जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ, आखिरकार वह इस समय कहाँ पर है। यह सुनकर एक स्टूडेंट कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। और वह गुस्से में कह रहा होता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को मारने की। और वह बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि अब तू तो गयो। और हम फिर देखते हैं इधर फैंग को, जहाँ पर उस डीमन जो डीमन सेट का जो एल्डर था उसके पास से जो डिमोनिक हेड थे वह भेजे गए थे फैंग के पास। और फैंग उन्हें देखकर कहता है आखिरकार ये क्या है, यहाँ पर दो 8 स्टार वुजुनसु के और दो 9 स्टार वुजुनसु के और एक 1 स्टार वुडी लेवल का स्केलेटन मॉन्स्टर है। आखिर ये मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, मुझे इन चीजों से संभल कर रहना चाहिए। और हम देखते हैं वो स्केलेटन फैंग की ओर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी फैंग अपने पास से फ्लैग को निकालते हुए कहता है मेरे पास एक डिमोनिक फ्लैग है जो कि उस चैंक को मारने से मिला था, तो मैं इसका उपयोग यहाँ पर कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर यह कई लाखों लोगों के सोल्स को कैप्चर कर सकता है, तो इन्हें तो यह आसानी से कर पाएगा। हम देखते हैं वो जो फ्लैग होती है उसके अंदर वो डीमन के जो स्केलेटन्स होते हैं वो कैप्चर हो रहे होते हैं और उनका छाप उस झंडे पर पड़ जाता है। फैंक कहता है यह तो बहुत ही बेहतर और बहुत ही आसान चीज था, मैंने सोचा नहीं था कि यह बैनर मेरा इस जगह पर इतने अच्छे तरीके से काम आएगा। इसमें काफ़ी सारे सोल्स को कैप्चर किया जा सकता है और उन्हें अपने लिए प्रयोग किया जा सकता है। और फिर मुस्कुराते हुए उस फ्लैग को रखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है अब मुझे कुछ और भूतों को खोजने की आवश्यकता है। और तभी हम देखते हैं कुछ लोगों के पैरों को जो कि भागते हुए फैंग के पास पहुंचकर खड़े हो चुके होते हैं, जहाँ डीमन सेक्ट और तियाने सेक्ट दोनों के बंदे होते हैं। और फैंग उन्हें देखकर कहता है आखिरकार यहाँ पर ये डीमन सेक्ट के लोग और तियाने स्रोत सेक्ट के लोग पहुंच गए हैं। और वहां पर डीमन सेक्ट का बंदा कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारे डिप्टी लीडर के बेटी को मारने की हिम्मत कैसे की, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतने गट्स कहाँ से है, अब तुम मरोगे। और सियाने स्रोत सेक्ट का एल्डर कहता है कि वह छोटे चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट की जो एल्डर है उनके एक प्रिय स्टूडेंट को मारने की, अब तुम नहीं बचोगे। बाकी बंदे कह रहे होते हैं हाँ यहाँ पर इसे घेर लो और हमारे जो एल्डर्स है वह भी यहाँ पर अब आ ही रहे होंगे, न जिंदा नहीं बचना चाहिए। फैंग तभी अपने पास से उस फ्लैग को निकालता है और कहता है इसकी ताकत को जांच करने का वक्त आ चुका है, आगे बढ़ो और इन सभी को मार डालो। और हम देखते हैं वो जो स्केलेटन्स होते हैं वे आगे बढ़ रहे होते हैं और उन सभी को ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। या देखकर वे कहने लगते हैं भागो भागो जल्दी से भागो। और दूसरा बंदा कह रहा होता है जाओ और उस पर अपने तलवार से अटैक करो। यानी शॉर्ट सर्किट का बंदा कह रहा होता है नहीं मैं उस पर नहीं मार सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। डिमन सेट का बंदा कह रहा होता है मैं यहाँ पर अपने आप को डिफीट मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, समर्पित करता हूँ। ध्यान शॉर्ट सेट का बंदा कांपते हुए कह रहा होता है मैं तुमसे लड़ूंगा। और फैंग इन सभी के नौटंकियों को देखकर हंसते हुए कहता है कि यह चीजें तो काफी दिलचस्प है, या सचमुच में यह जो डीमन स्केलेटन्स है ये अटैक करने के लिए काफी बेहतर है, ये काफी अच्छे तरीके से अटैक करने के लिए काम आ सकते हैं। और तभी हम दो लाइट बीम्स को बहुत ही तेजी से उनकी ओर आते हुए देखते हैं। और गोल्डन लाइट बीम का बंदा कहता है क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर। और डार्क लाइट का बंदा कहता है कि तुम सचमुच में यहाँ पर आज मरोगे। और तभी के फैंक के ऊपर का सर का सर्कल चमकने लगता है। और फैंक कहता है लगता है मेरा मरने का समय आ चुका है, यहाँ पर दो पावरफुल मार्शल आर्ट किंग्स आ चुके हैं, मुझे इनसे बचकर भागना होगा। और फैंक बहुत ही तेजी के साथ वहां से भागने लगता है और कहता है कि धत तेरी की, मैंने अपने कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाई और जब मुझसे स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं तो मैं भाग रहा हूँ, मुझे और ताकतवर होनी होगी। और हम तभी देखते हैं उन एल्डरों को जो कि वहां पर आकर रुक चुके होते हैं और उस फैंक को देख रहे होते हैं और अपने बंदों को कि उसने मार डाला है उन्हें। और वह डीमन सेट का एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कमीने छोटे चोर, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की, मैं तुम्हें यहाँ पर आज मार डालूंगा। ये सुनकर तियाने शॉर्ट सेट का एल्डर कहता है कि इस सब बकवास बंद करो, उसकी जो भागने की गति है वह काफी अजीब लग रही है मुझे, जल्द से जल्द हमें उसे पकड़ना चाहिए। ये सुनने के साथ वे दोनों ही एक साथ तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं और डीमन सेट का बंदा कहता है कि ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि तियाने शॉर्ट सेट का एल्डर कहता है आखिरकार आखिरकार
वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह रुक कर हमसे मरता क्यों नहीं है। डीमन सेट कर बंदा कहता है कि तुम लड़के भागना बंद करो, तुम हमसे बचकर नहीं भाग सकते। और फैंग भागते हुए रो रहा होता है, कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और वह पीछे पलटकर कहता है कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे पकड़ सको, दम है तो पकड़ कर दिखाओ। और अब देखते हैं फैंग को भागते हुए उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और जब फैंग और उन बाकी एल्डरों को जाते हुए कुछ बंदे देखते हैं और वे कहते हैं वेट, यह क्या वही बंदा है जिसने उन सभी एल्डर्स के स्टूडेंट और एक की बेटी को मारा है। क्या हम उनका पीछा करें? अगर हम ऐसा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। और वे भी बहुत तेजी के साथ फैंग का पीछा करने लगते हैं। और हम देखते हैं फैंग के पीछे एक पूरा सा बिटालियन लग चुका होता है, जो कि पूरे लाइट बीम के साथ तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा होता है। और फैंग कहता है आखिरकार मेरे पीछे इतना ज्यादा शोरगुल क्यों हो रहा है। और जब वह पीछे देखता है तो उन दोनों एल्डरों के साथ साथ बाकी बंदे भी उनके पीछे लगे होते हैं। और वे कह रहे होते हैं वह बेहतर होगा तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें एक पल में मार डालूंगा, तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगी। दूसरा कहता है वह छोटे बच्चे 5 मिनट के लिए रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तीसरा बंदा कहता है कि मैं उस लड़का को यहाँ पर मार डालूंगा, लेकिन क्या वह सचमुच में एक मार्शल आर्ट के जो वुजुत्सु लेवल पर मौजूद है, क्योंकि उसकी भागने की स्पीड उन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, मुंह सूख जाता है। और वह कहता है आखिरकार मैंने इतना बड़ा अपराध कब कर लिया जो इन लोगों को मेरा पीछा करना पड़ रहा है, क्या मैंने इनकी कुछ बिगाड़ा है। और फ्रैंक बहुत तेजी से भागते हुए कहता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा और भागना होगा। तभी हमें सामने एक मिस्टिक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर धुंध चारों ओर फैली होती है। और फ्रैंक कहता है कि यह तो बहुत ही भाग्यशाली चीज है जो मुझे इस जगह पर मिल रही है। इस मिस्टिक फॉरेस्ट में मैं इस जगह पर छुप सकता हूँ। और वह सिस्टम से कहता है कि सिस्टम जल्द से जल्द मुझे मिस्टिक फॉरेस्ट में छुपने वाली वो स्पीड दो, मौजूद करो, जो कि एक तरह की कार्ड है जिसे क्रश करके मैं उस जगह पर पहुंच सकता हूं। और तभी सिस्टम कहता है कि खिलाड़ी झाओ फेंग ने पहले से ही एक अरब कर्ज ले चुका है, इसलिए सिस्टम तुम्हें नहीं देगा, तुम पहले उन्हें चुकाओ। तभी फेंग सिस्टम को मारते हुए कहता है कमीने सिस्टम, अगर तुम मुझे वह तालिस्मान अभी नहीं देगा तो फिर मैं मर जाऊंगा, तो फिर तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और फेंग उस सिस्टम को तोड़कर उस तालिस्मान को लेकर वहां पर क्रश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही तेजी के साथ उन्हीं के सामने से वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और यह देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं कि फैंग यहाँ पर था अभी और लाइट बीम के साथ गायब हो चुका है। वहां पर जो भी बंदे होते हैं वह काफी हैरान होते हैं, कहते हुए लड़का कहाँ गया, वह तो अभी इन एल्डरों के सामने था, क्या वह उस मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर चला जा चुका है। उस फॉरेस्ट के अंदर तो बहुत सारे खतरे हैं। और वे दोनों एल्डर भी वहीं पर रुककर कुछ सोच रहे होते हैं। और डीमन सेट का एल्डर कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वह यहाँ पर इस लेवल पर होकर इस लेवल के तालिस्मान को रख सकता है और यहाँ से इस तरीके से भाग सकता है। त्याने सोचेक का एल्डर अपने मन में कह रहा होता है और उसे देखकर कहता है कि वहाँ जरूर ही वह उस जो बीस्ट गॉड है उसी के एरिया के अंदर गया होगा, लेकिन वहाँ पर हमारा जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह हमारे पावर्स को सेंस कर हम पर हमला कर सकता है। डिमन सेट का एल्डर गुस्से में कह रहा होता है कि तो हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर उसे इतनी आसानी से भागने तो नहीं दे सकते हैं। और वह कहता है कि जब तक वह यहाँ पर बाहर ना आ जाए तब तक हम अपने बंदों को यहीं पर चारों ओर इस फॉरेस्ट को घेर कर रखने कहेंगे। त्याने शॉर्ट से काइलर कहता है ठीक है, तुम जैसा सोच रहे हो वह बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमें यही करना चाहिए। और वह बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा होता है वह इतनी आसानी से यहाँ से भाग कर नहीं जाना चाहिए। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंक टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुका होता है दूसरी जगह पर, वह धड़ाम से नीचे गिरता है। और वह खांसते हुए कहता है आखिरकार मैं किस अजीब सी जगह पर पहुंच चुका हूँ कि डैम, मैं यहाँ पर उस लाइसा और यू हैंग जो दोनों एल्डर्स हैं मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, उन्हें मुझे बहुत ही बुरी तरह से भगाया है। और फ्रैंक अपने स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं यहाँ पर काफी देर से भाग रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, सौभाग्य से मैंने बहुत सारे पिल्स को लाया था, अब मैं इनका उपयोग करूंगा। फ्रैंक बोतलों को खोलकर डक डका के काफी सारे पिल्स को खाने लगता है और खाकर डकार लेते हुए कहता है कि अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और फ्रैंक अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि अब मेरे पास मेरी ताकत की कम से कम 70 से 80% रिकवर हो चुकी है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे इसे जारी रखना चाहिए। और फिर फ्रैंक कुछ सोचते हुए कहता है यह काफी अजीब बात है, काफी समय हो चुका है लेकिन वे बूढ़े एल्डर्स अभी तक मुझ तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कोई बात है या फिर मैं किसी अजीब जगह पर हूँ जहाँ वे नहीं आ सकते हैं। लेकिन यह जगह जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इस फॉरेस्ट पे मैंने किसी भी
तरह के जीव जंतु को यहाँ पर आते जाते नहीं देखा। क्या इस जगह का फॉरेस्ट काफी अजीब नहीं है? मुझे यहाँ पर बहुत ही बैड फीलिंग्स आ रही हैं। फेंग आगे बढ़ते हुए एक स्नेक के बच्चे को खून देता है। तभी वह स्नेक का बच्चा फेंग को काटने के लिए मुड़ता है अपने मुंह को खोलकर। तभी फेंग उस स्नेक के बच्चे को मुंह को बंद कर देता है और उसे उठाकर कहता है कि ओए छोटे से स्नेक, लगता है तुम्हारा सूप बनाकर मुझे पीना चाहिए। एक कटोरा स्नेक सूप काफी दिलचस्प होगा। तभी हम देखते हैं फेंग को वह चारों तरफ से काफी सारे आंखें घूरने लगती हैं। यह देखकर फेंग हैरान हो जाता है, कहता है घबराते हुए कि आखिरकार यहाँ कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है, मुझे ये अजीब सी चीजें सेंस क्यों हो रही हैं। और फिर फेंग उस स्नेक को छोड़ते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का सीरियस बात नहीं कर रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं इसे बिल्कुल खाने वाला नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं उस ट्री के पीछे से एक बहुत ही बड़ा स्नेक निकलता है जिसके सर पे एक हॉर्न भी होता है। यह देखकर फ्रैंक हैरान होता है और वह स्नेक बहुत ही बड़ा सा मुंह खोलकर फ्रैंक को खाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। फ्रैंक बहुत ही तेजी से भागते हुए कहता है, अरे बाप रे, आखिरकार ये सांप का घोंसला है, मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया? इस कमीने सिस्टम ने मुझे इस जगह पहुंचा दिया। और फ्रैंक को इसी तरह भागते भागते 1.5 घंटे बीत जाते हैं और फ्रैंक बहुत तेजी से भाग रहा होता है। 1.5 घंटे से 2 घंटे हो जाते हैं और फ्रैंक कहता है कि वह कमीना अभी तक मेरा पीछा कर रहा है, आखिरकार मैंने उसके सांप को तो खाया भी नहीं है, वो मुझे इस तरीके से काटने के लिए क्यों पीछा कर रहा है। वो तभी फैंक बहुत ही तेजी के साथ जंप लगा देता है और वह स्नेक जंप देखकर हैरान होता है और फैंक जंप लगाकर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अटैक ना कर रहा हूँ तो तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है? और फैंक के अटैक की वजह से वहाँ के जो स्नेक के बच्चे होते हैं उनके चिथड़े उड़ने लगते हैं और फैंक को नोटिफिकेशन आने लगता है कि तुम्हें इतने 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 स्नेक पॉइंट्स मिलते हैं। जाओ फैंक, आपने काफी कमाल की चीज को अवेक किया है, तुम्हें एक न्यू ब्लड लाइन मिलती है जिसे तुम अवेक कर सकते हो। यह देखकर फैंक हैरान हो जाता है, कहता है, क्या मैंने यहाँ पर कुछ केवल सांप को मारा है जिसके वजह से मैं बीजीआई ब्लड लाइन्स को अवेक कर सकता हूँ, जो कि एक स्नेक का ब्लड लाइन होता है। और वह देखकर फैंक कहता है, फिर बहुत ही अजीब तरीके से और एक डिमोनिक तरीके से फैंक उन सभी स्नेक को घूर कर देख कर हंस रहा होता है, जहाँ पर फैंक का डिमोनिक परछाई दिख रहा होता है। फैंक कहता है, निश्चित तौर पर आज तुम सभी मेरे यहाँ पर भोजन बनोगे, मैं तुम्हें भाप कर बनाकर खाऊं या सेक कर खाऊं या फिर भूंज कर खाऊं या फिर तुम्हें एक सूप कटोरा बनाकर खाऊं, बताओ। और फिर अपने पास से अपने उस डेमन फ्लैग को बाहर निकालता है और कहता है कि अब मुझे इस टेक्निक का उपयोग करना होगा। और वह वहां से अपने पास से उस फ्लैग से उस डिमोनिक हेड्स को बाहर फेंकते हुए कहता है कि जाओ मेरे लिए उन जगह पर विस्फोट करो, उनके चित्रे चित्रे उड़ा दो और उन्हें खत्म करो और मुझे पॉइंट्स दो। सभी स्नैक्स के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और फैंक को नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको इतने सारे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जिसके मदद से आप अपने ब्लड लाइन को अवेक करके और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्या आप इन्हें इकट्ठा करना चाहेंगे? फैंक उन ब्लड्स को देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल, और उन सभी ब्लड्स एनर्जी को अपने हाथों से एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। और हम देखते हैं फैंक के पीछे उसका जो टर्टल और ड्रैगन ब्लड का मिक्स कवच होता है वह भी एक्टिवेट हो जाता है और वह पूरी ताकत को रिलीज कर रहा होता है। और फैंक कहता है मुस्कुराते हुए कि इसकी मदद से मैंने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है, अब मेरे पास जो मेरा सुरक्षा कवच है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसके मदद से मेरे पास वुडी लेवल का टॉप लेवल का बंदा भी क्यों ना आ जाए मैं उसे भी आसानी से संभाल सकता हूँ। वे कहता है कि मेरी वर्तमान क्षमता के साथ मुझे उन दोनों कमीनों किंग से डरने की आवश्यकता नहीं है, वो डीमन किंग सेक्ट का एल्डर और त्याने शॉर्ट सेक्ट का एल्डर। और फिर फैंक सोचते हुए कहता है कि आखिरकार वे कमीने अब बस अपने मौत का इंतजार करेंगे, मैं उन दोनों से एक बार मिलने दो फिर उन्हें खत्म कर दूंगा। और फिर हमें फॉरेस्ट में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि उस क्यूलिन फॉरेस्ट की राइट साइड का एरिया होता है और जहाँ पर हम देखते हैं एक सैनिक को जो अपने मास्टर्स को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि मास्टर, हमने यहाँ पर दाई ओर की सभी एरिया को जांच कर लिया है लेकिन वह हमें अभी तक नहीं मिला है। यह सुनकर डेमन सेक्ट का एल्डर कहता है गुस्से में, आखिरकार वह कमीना कहाँ जाकर छुप गया जो हमें मिल नहीं रहा है, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, हम इस तरीके से बाहर 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन वह मिला नहीं है। त्याने शॉर्ट शेक का एल्डर कहता है कि मैं सहमत हूँ, मुझे भी लगता है कि अब हमें वेट इतना ही करना चाहिए और हमें फॉरेस्ट के अंदर खुद जाकर इसकी जांच करनी चाहिए, तुम अपने उस ट्रेजर को निकालो जिससे हम उसे खोज सकें। यह सुनकर डीमन सेक्ट का एल्डर अपने पास से एक मिरर को निकालते हुए कहता है बिल्कुल, और वह एक मिरर में देखते हुए कहता है कि मेरा यह जो
क्यूलिन यांग मिरर है, यह किसी भी भूत के आत्माओं को और स्पिरिट्स को खोजने के लिए काम आता है। यहाँ पर जो रेड डॉट दिख रहा है वह कमीना छोटा चूहा यहीं पर छुपा हुआ है। यह सुनकर तियाने सेक्ट का एल्डर कहता है, ठीक है, अपनी बड़ाई करना बंद करो और हमें जल्द से जल्द उसे जाकर पकड़ना चाहिए। और वे दोनों लेट्स गो बोलकर एक साथ उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर कई सारे डीमन बीस्ट्स को मार रहा होता है, सभी जानवरों को मार मार कर उनकी एनर्जीज को ले रहा होता है। और फैंग कहता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सौभाग्य से कई सारे बिस्टों को मारा है जिनकी वजह से मुझे काफ़ी मुनाफा हुआ है, और अब मैं यहाँ पर वुडी लेवल पे जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। अभी मैं वू जुनसू के पीक लेवल पर हूँ। और यहाँ पर राइटर ने थोड़ी सी सस्ते नशे करके अपने राइटिंग में चेंज करके वुडी लेवल को किंग लेवल से भी कंपेयर किया है, वुडी लेवल इक्वल टू मार्शल आर्ट किंग लेवल। और फेंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आते हुए कहता है कि तुम्हें उस तरफ जाना होगा जहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे खजाने मौजूद हैं। और यह सुनकर फेंग के लार टपकने लगते हैं और वह कहता है, क्या ट्रेजर्स, कहाँ है ट्रेजर्स। और वह बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए उस द्वीप की ओर जाने लगता है। और जब वह वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि पूरा फॉरेस्ट जंगल जो होता है वह ट्रेजर्स से भरा हुआ होता है। चारों तरफ से स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिन्स मौजूद होती हैं। यह देख कर के तो फेंग के आंखों में सिक्के और मुंह में लार गिर रहे होते हैं। और फेंग कहता है कि यहाँ पे जियानलिंग लेवल की जड़ी बूटियाँ भी मौजूद हैं, मैं सभी चीज़ों को ले लूँगा। और फेंग तेजी से इधर उधर जाके सभी चीज़ों को तोड़ तोड़ के अपने स्टोरेज रिंग में डाल रहा होता है। कहता है, हाँ ये सभी चाहिए। और वह थक के ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने काफ़ी सारे चीज़ों को ले लिया है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी आधी अंगूठी को भरा है। मैं अभी फॉरेस्ट के एक साइड आया हूँ, मुझे बाकी हिस्सों में भी जाकर अच्छे ट्रेजर्स को लेना होगा। फिर तभी फेंग इधर उधर देखते हुए कहता है, लेकिन सिस्टम ने तो बताया था यहाँ पर तियान लेवल का एक ट्रेजर मौजूद है, आखिर वह कहाँ है। तभी फेंग के पैरों के सामने अचानक एक थंडर गिरता है और फेंग का चूजा बाल बाल बजता है। और फेंग रोते हुए कहता है कि आखिरकार यह थंडर यहाँ भरी दोपहर में कहाँ से गिर रही है। और वह आसमान की ओर देखता कहता है कि वेट, क्या ऐसा हो सकता है कि यह ट्री ही तियान लेवल का जो ट्रेजर है। और फिर फेंग उस ट्री को अपने हाथ से फेरते हुए कहता है कि मेरा तियान लेवल का खजाना मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो थंडर ट्री होता है वह उसे एक झटका देने लगता है कि ले ले भाई, झटका ले ले। और फेंग अरे मैया करके वहीं पे लेट जाता है और कहता है कि इस ट्रेजर ने तो मेरा टार्जन निकाल दिया। और फेंग हाँफते हुए कह रहा होता है, उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है कि इस ट्री पर तो एक सील लगा हुआ है, आखिरकार इस पेड़ पर इस तरीके के बिजली की सील किसने लगाई है। और फिर फेंग सोचते हुए कहता है कि आमतौर पर जो तियान लेवल के ट्री होते हैं इनके आसपास एक स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उस बीस्ट ने ही इसे लगाया हो। तभी फेंग तक आवाज़ आती, हाँ हाँ, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर एक तियान लेवल का खजाना हमें मिल जाएगा, इस लिटिल चोर के पास तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और तभी फेंग ये देखकर कहता है कि नहीं, यह तो बहुत ही बुरा हो रहा है। वह सभी बूढ़े बहुत ही तेजी के साथ फेंग की ओर बढ़ रहे होते हैं और दोनों फेंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम छोटे से छोकरे, आज तुम्हारा रास्ता यहाँ पर बंद हो चुका है, आज तुम यहाँ पर किसी भी कीमत से बचकर नहीं भाग सकते हो। त्यानी एल्डर कहता है कि इसकी उपलब्धियाँ बहुत ही अच्छी हैं, इसने काफ़ी अच्छी चीज़ों को खोज कर रखा है हमारे लिए। यह सुनकर फेंग थोड़ा सा घबराते हुए और पसीने छूटते हुए कहता है कि यदि तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर यह सारा खजाना लेने दूंगा। और फेंग यहाँ पर अभी इसलिए घबरा रहा है क्योंकि यह किंग लेवल पर यानी कि वुडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये सभी जो हैं वुडी लेवल के पीक लेवल के बंदे मौजूद हैं, इसलिए फेंग इनसे डर रहा है। और डीमन सेक्ट का एल्डर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है तुमने मेरी बेटी को मार डाला है, मैं इतनी आसानी से इन चीज़ों को कैसे भूल जाऊं। त्याने शॉर्ट सेक्ट का एल्डर भी गुस्से में कहता है, हाँ तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मार डाला है, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतने गट्स कहाँ से आए, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आज तुम्हारी चीखें पूरा जंगल सुनेगा। और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आ जाके अपनी एनर्जी को रिलीज करके वहाँ पे एक तरह से बैरियर बना रहे होते हैं ताकि फेंग वहाँ से बच के भाग ना पाए। और त्यानी सेट सेट का एल्डर कहता है कि मैं सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब हमें इंतजार करना चाहिए, चलो और यहाँ की इन सभी ट्रेजर्स को ले लो और इस बच्चे का पर हमला करके इसका खेल यहीं पर ख़त्म करो।
और हम देखते हैं वहाँ के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरह के फॉर्मेशन बनाकर फेंग को घेर रहे होते हैं। और फेंग उनके बीच में रहकर हंसते हुए कहता है कि यदि आप लोग वास्तव में यही चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए क्रूअल होने के लिए दोषी मत ठहराना। और यह कहने के बाद फेंग उस जो थंडर ट्री होता है उस पर कस कर एक किक मार देता है और कहता है कि मुझे आशा है कि इस ट्रेजर पर जब छेड़खानी होगी तो यहाँ पर वह स्पिरिचुअल बीस्ट जरूर मौजूद होगा, वह जरूर ही आएगा। यह देखकर वे दोनों एल्डर आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर अचानक वे कुछ देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं कि वेट, वह लड़का क्या कर रहा है? मेरा मन घबरा रहा है, आखिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चीजें चल रही हैं। और फिर फेंग आसमान की ओर देखने लगता है और कहता है कि मुझे खेद है, लेकिन अब तुम लोग बिल्कुल भी यहाँ से बचकर तो नहीं भाग सकते हो। कुछ देर बाद वहाँ पे उस टापू को दिखाया जाता है और उन एल्डरों को जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं और उनके पसीने छूट चुके होते हैं। और तभी सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आता है कि डिंग 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 डिंग, खिलाड़ी झाओ फेंग को यहाँ पर एक खतरनाक बीस्ट ने रोक लिया है। यह जगह बहुत ही खतरनाक है, अगर खिलाड़ी झाओ फेंग यहाँ पर रुका रहा तो वह मरा जा सकता है, उसे तुरंत यहाँ से भागना होगा। और तभी हम इन दो एल्डरों को देखते हैं जिनकी भी फटी होती है और वे कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर एक गोल्डन जो बेफेलो है वह कहाँ से आ सकता है, एक गोल्डन ब्लड लाइन वाला देवता जो कि यहाँ पर चमक रहा है आसमान में। भले ही हम दोनों कितनी भी शक्तिशाली हैं लेकिन उसका सामना नहीं कर सकते हैं। कमीने, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या खुरतवारी चल रही है? और फिर फेंग हंसते हुए कहता है दो बूढ़ों, मुझे लगता है कि मुझे तुम मारना चाहते थे लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इस गोल्डन लाइन के जो बुफलो गॉड है उसे मार सकते हो। फिर फेंग इधर उधर देखते हुए कहता है लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम ने कहा है कि यह तियान लेवल का ट्रेजर है, आखिरकार मैं इसे यहाँ से लेकर क्या जा सकता हूँ? और वह उस ट्री के सामने खड़ा होता है ताकि उसे अपने स्टोरेज रिंग में ले सके। और हम देखते हुए दोनों बूढ़े वहां से भाग रहे होते हैं बहुत तेजी से, कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से मुझे भागना होगा। और डीमन सेक्टर एल्डर अपने आप को सुरक्षा करने के लिए अपने स्केलेटन वो जो ओहरा होती है उससे अपने आप को कवर कर लेता है। और फेंग कहता है कि वेट, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ी चल रही है। और फिर हम देखते हैं कि वह यहाँ पर आसमान में वह गोल्डन भैंसा अपेयर हो रहा होता है और उसके एक कदम की आहट से वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एनर्जी बीम चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से जो डीमन सेक्ट का एल्डर होता है उसकी जो सुरक्षा कवच भी होती है कि वह एनर्जी की वह भी खत्म हो जाती है। और फिर बाल बाल बचता है उस ट्रेजर से चिपके हुए रहने की वजह से, क्योंकि वह डीमन जो है बुफलो डीमन गॉड है वह इस चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इन दोनों के एल्डरों की शरीर से इनकी आत्माएं निकल रही होती हैं। और फेंग कहता है केवल एक झटके में इसने इन दोनों जो कि मार्शल आर्ट किंग के लेवल के पीक पर थे इन्हें इतनी आसानी से मार दिया है। मैं किसी भी प्रकार से इस राक्षस को यहाँ पर टेकल नहीं कर सकता हूँ, इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वह जो बिफेलो गॉड होता है वह भी तेजी से फेंग की ओर बढ़ रहा होता है और फेंग अपने सामने अपने सुरक्षा कवच को ला रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। और फेंग के ऊपर उसके सुरक्षा कवच आने के बावजूद भी हम देखते हैं उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं और फेंग कहता है कि नहीं, यह तुरंत ही टूटने वाला है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बचना होगा। और हम देखते हैं उस भैंसे की जो सींग होती हैं वह सीधे फेंग के छाती पर जाकर टकराती हैं और जिसकी वजह से फेंग दूर जाकर धड़ाम से गिरता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रही होती है। और फेंग एक नीचे बड़े से गड्ढे में लेट जाता है और फेंग उठते हुए अपने आप को संभालते हुए कहता है कि डैम, आखिरकार यह जो सुनहरा चमकीला भैंसा है यह बहुत ही शक्तिशाली है, मैं कभी भी इसका कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, एक दुश्मन के तौर पे मैं इसका साथ मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। और वह जैसे तैसे खड़ा होते हुए कहता है लेकिन मैं इस समय पर इस द्वीप में आ गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को इस स्पिरिचुअल डीमन बीस्ट से बचाना होगा। यह जो सुनहरा गोल्डन भैंसा है यह निश्चित तौर पर मेरा पीछा जरूर करेगा अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इस स्थिति में क्या करूँ? तभी हम देखते हैं वहाँ पर हेल्प हेल्प की आवाज़ें आती हैं और यह सुनकर फेंग हैरान होता है, कहता है आखिरकार क्या बात है? और हम देखते हैं कि वहाँ जो एल्डर होता है वह वहीं पर जमीन पर लेटा हुआ होता है और फेंग उसके सामने जाता है, कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारा जैसा कमीना यहाँ पर मुझसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं इस डीमन सेक्ट के एल्डर की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं, इसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, उस गोल्डन भैंसे ने की होती है। और वह एल्डर कह रहा होता है कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। और फेंग अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है हाँ, अगर मैं तुम्हें अभी मार दूँ तो तुम मेरी बहुत मदद करोगे अभी मर के। और फेंग अपने पाम अटैक को उस पर करते हुए कहता
कहता है कि अब तुम यहाँ से बिल्कुल आसानी से नरक में जा सकते हो। और फेंग हम देखते हैं कि फेंग उस जो एल्डर होता है उसको वहीं पर मार डाला होता है। और फिर तभी फेंग को नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो, खिलाड़ी झाओ फेंग ने एक मार्शल आर्ट किंग को मारा है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं और फेंग को एक नया लेवल भी दिया जाता है। और हम देखते हैं फेंग आखिरकार एक मार्शल आर्ट किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, यानी कि हमारे पुराने वाले कल्टीवेशन के हिसाब से वुडी लेवल का फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है फेंग। हालांकि इसे आसानी से वुडी लेवल के बंदों को मार सकता है। और फेंग कहता है कि यह नहीं हो सकता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ महसूस तो हो रही है। और हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई थी ब्रेक थ्रू, उसकी वजह से वह गोल्डन जो भैंसा होता है वह वहाँ पर वापस से चला आता है। और फैंग उसे देखकर कहता है, डैम, यह सुनहरा चमकीला भैंसा ने मुझे डिटेक्ट कर लिया है, यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर फैंग को नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि डिंग 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 करके कि बधाई हो खिलाड़ी झाओ फेंग, आप वान गुई सेन के किलिंग वारंट के 10 दिनों तक जीवित रहने में सफल हो चुके हैं। अब आपको नए ताकत दिए जाते हैं और आपका एक लेवल अप किया जाता है। यह सुनकर फैंक बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ने इसे भेजते हुए कहा था कि तुम्हें कुछ दिन तक जिंदा रहना है। और फैंक हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि किस्मत मेरे साथ है, आखिरकार मैं वापस से अपने उस जगह पर पहुंच चुका हूं। मुझे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स का उपयोग कर कर अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। और वह सिस्टम पर कुछ चीज़ों को क्लिक करता है और कहता है कि भयंकर टेक्निक जो कि काफ़ी हाई लेवल की हो वह मुझे प्राप्त कराओ। और फेंग को नोटिफिकेशन आता है कि खिलाड़ी झाओ फेंग ने अपने 1 अरब अंक कटा लिए हैं, जो कि उसने स्पिरिचुअल ग्रस को वहाँ पर प्राप्त किए थे वहाँ से। और इसे यहाँ पर इसके लेवल अप को करने में इसकी मदद की जा रही है और इसे एक खतरनाक टेक्निक में दी जा रही है। और हम देखते हैं फैंग के चारों तरफ कई सारी किवाएं एनर्जी घूम रही होती है और फैंग कहता है कि लेवल 2 का एक भयंकर ट्रेजर दो मुझे। और हम देखते हैं कि वहां पर उस बड़े से गड्ढे के सामने हमें फैंग को दिखाया जाता है और उसके सामने वह भैंसा आकर खड़ा होता है। और फैंग को रुके हुए देखकर वह भैंसा भी हैरान होता है और फैंग उसकी ओर देखकर सोचते हुए कहता है कि यह एक वूजिंग मार्शल आर्ट किंग से निपटने के लिए काफ़ी स्ट्रोंग है, फिर भी मैं इस भैंसे का प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। मतलब कि जिस लेवल पर मौजूद है उसके बावजूद भी मैं इस भैंसे का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास हथियार मौजूद है मैं उसका उपयोग तो कर सकता हूँ जिससे इस भैंसे को मारा जा सके। और फेंग अपने वही फेमस तलवार वाले उस त्रिशूल वाले भाले को बाहर निकालता है, जो कि काफ़ी पावरफुल ट्रेजर है। और फेंग कहता है कि जब मैंने इससे ची चेन स्पेयर का उपयोग करता हूं तो मैं वूजिंग मार्शल आर्ट किंग, मतलब कि मार्शल आर्ट किंग लेवल पर रहते हुए एक ग्रैंड मास्टर को आसानी से मार सकता हूं इस वेपन की मदद से। और हम देखते हैं उस वेपन को फेंग उस भैंसे की ओर थ्रो कर देता है और कहता है कि मैंने अच्छा कोशिश की है कि मैंने इस सुप्रीम सिस्टम के बिल्स को जल्द से जल्द चुका दिया, जिसकी वजह से मुझे यह मिल सका। अब मैं इस भैंसे की धज्जियां धज्जियां उड़ा दूंगा। और हम देखते हैं वह भैंसा भी गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वह भाला बहुत ही तेजी के साथ उस भैंसे से की ओर जाता है और वह भैंसा अपने सर से उस भाले को टकराता है। लेकिन हम देखते हैं उस भैंसे के जो सींग होते हैं वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस भैंसे को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है और वह ब्लास्ट के साथ, एक बड़े से ब्लास्ट के साथ जमीन की ओर जाकर गिरता है। और फेंग वहां पर खड़ा होकर हंसते हुए कहता है कि हा हा, मैंने अभी अभी तुम्हें इस भैंसे की सींग को यहाँ पर तोड़ डाला है। तुम्हें यहाँ पर इस ट्रेजर से टकराना नहीं चाहिए था। आमतौर पर अदर जानवर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं वह भैंसा थोड़ा सा जख्मी होता है, वह उसे देख रहा होता है और उसके बातों को सुनकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। फैंक कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, यह द्वीप ही अब मेरा है और यहाँ के सारे ट्रेजर मेरे हैं। अब भैंसे वाले, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो। और फैंक का हम देखते जो स्पेयर होता है वह उसके पीछे से जाकर उसके आगे की ओर निकल जाता है, यानी कि उस भैंसे के आर पार हो जाता है और वह भैंसा बहुत ही तेजी के साथ जमीन में गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि आसमान में उस ब्लास्ट को होते हुए बाकी बंदे भी देखते हैं और वहाँ के जो सैनिक होते हुए कहते हैं, आखिर यह गोल्डन लाइट कैसा है, क्या वह भैंसा इस ओर बढ़ रहा है, क्या झाओ फेंग ने उस भैंसे को यहाँ पर मौका देखकर मार डाला है, यह कैसे संभव हो सकता है। और हम देखते हैं वह गोल्डन लाइट बढ़ते हुए इन्हीं की ओर आ रही होती है। यह देखकर तो वह डीमन सेक्टर एल्डर कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, यह बचा हुआ है साला, अभी तक मरा नहीं है। हालांकि वहां पर तियाने
स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होना चाहिए था। हम देखते हैं वह रोशनी बढ़ती ही जाती है और यह देखकर वह एल्डर घबरा जाता है और हम देखते हैं वह भैंसा आकर जमीन पर धड़ाम से गिर और फेंग वहां पर खड़ा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग इस प्रकार से यहाँ पर मारे गए, तुम सभी कायर्स। और हम देखते हैं कि वहाँ जो यहाँ पे यातियाने स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर है, बस कलर मिस्टेक हुआ है। और वह कह रहा होता है कि झाओ फेंग, आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से अगर पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मौत दूंगा। तुमने मुझे यहाँ पर मारना चाहा है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और हम देखते हैं सुनकर फेंग अपने स्पेयर को लेते हुए, अपने पोज को लेते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और देखते फेंग को नोटिफिकेशन आती है कि खिलाड़ी झाओ फेंग को बधाई हो, आपने लियू जिंग मार्शल आर्ट किंग को मार डाला है, आपको इतने सारे पॉइंट्स मिलते हैं और आपको लेवल अप मिलता है। और फेंग कहता है कि मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी करो, जो डीमन गोल्डन भैंसा है उसे मारने का इनाम दो, मुझे कुछ अच्छा चीज़ चाहिए और मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दो। और तभी फैंक को नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हें इतने सारे अंक मिल जाते हैं और तुम्हारा जो लेवल है उसको भी अप किया जाता है। और हम देखते हैं फैंक को धड़ाधड़ बहुत सारे तोहफे मिल जा रहे होते हैं उस डिमन बीस्ट से, जो कि एक हॉर्न, तो उसका कुछ पंजा जैसा टाइप में होता है। और फैंक उन चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश होते हुए कहता है कि हाँ हाँ, ये सभी चीज़ें मुझे चाहिए, मुझे यही ट्रेजर्स तो चाहिए थे जो मुझे अमीर बना सकते हैं। इस समय पे मुझे इन्हीं सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। और फिर फैंक उन्हें देखते हुए कहता है कि यह न्यू माओ जियाओ जू और ट्रेजर्स हैं जो कि सभी योद्धाओं के लिए बहुत ही आवश्यकता होती हैं, मैं इन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकता हूँ, बेशक ये अच्छी कीमत पर बिकेंगी। और फिर फेंग एक चीज़ को देखते हुए कहता है, लेकिन यह तो जो तियान सू रू सेंग है, डांस सभी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं, मतलब कि टॉप लेवल की चीज़ें हैं, मैं इन्हें अपने उपयोग में ला सकता हूँ और अपने चीज़ों को, अपने ट्रेजर्स को बनाने में इन्हें शामिल कर सकता हूँ। यह मेरे मार्शल आर्ट के लेवल्स को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करेंगे। फिर फैंग सभी चीज़ों को अपने पास रखते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इन बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अगर मुझे इसके जैसा एक और बॉस लेवल का मॉन्स्टर मिल जाए तो मैं तो काफ़ी लकी रहूँगा। और इतनी कहने की देरी थी तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ा थंडर और एक बहुत ही बड़े भैंसे का परछाई दिखाई जाती है, जो कहता है कि कौन है जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की है। और हम देखते हैं एक बड़ा सा भैंसे का पैर वहां पर अपीयर हो रहा होता है जो बादल से निकल रहा होता है, और वह कहता है कि मैं उसकी आज यहाँ पर जान ले लूँगा, मैं उसके लिए उसका भुगतान करवाऊँगा आज यहाँ पर, किस कमीने ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। और हम देखते हैं उसकी एंट्री से ही वहाँ के ज़मीन के चिथड़े उड़ रहे होते हैं, चारों तरफ थंडर लाइट पहुँच रहे होते हैं, और वहाँ पर एक बड़ा सा गोल्डन भैंसा अपीयर होता है जो कि चिल्ला कर कह रहा होता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह कौन है, लेकिन जिस किसी ने भी मेरे बेटे को मारा है, मैं आज वहाँ पर यहाँ पर खून की नदियाँ बहा दूंगा, मैं उसे आज यहाँ पर मार के रहूँगा। और इतनी देर सुनने की थी कि वहाँ के जितने आए हुए बंदे होते हुए भागते हुए कहते हैं कि भाग ले भाई, भाग ले पहली फुर्सत में, यह कमीना भैंसा हमें मार डालेगा, हमें नहीं जिंदा छोड़ेगा। और हम देखते हैं यह देखकर फैंग की फट चुकी होती है, 6 के 36 हो चुके होते हैं, और वह कहता है कि मम्मी बचा लो, आखिरकार ये मैंने किसे प्रवोक कर दिया। और वह भी पहली फुर्सत में वहां से भागते हुए कहता है कि भाग ले भाई, पहली फुर्सत में भाग ले, किसी भी कीमत पर मैं उसके नज़र में नहीं आना चाहिए। और फिर बैंक घबराते हुए कहता है कि कृपया प्लीज मुझे किसी भी कीमत पर तुम ना देखना, नहीं तो मेरे जैसे कल्टीवेटर को तुम अपनी एक अंगुली में भी मार सकते हो। और तभी हम देखते हैं फैंग के पीठ के पीछे एक ब्लड लाइन का सिंबल बन चुका होता है जो कि उस भैंसे के मारने की वजह से बना होता है। और फैंग कहता है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह ब्लड लाइन पकड़ने वाली तरीका है कि किसने किसको मारा है। और तभी वह भैंसा वहां पर अपीयर होकर कहता है कि आखिरकार मुझे मेरे बेटे का हत्यारा मिल गया है जिसने उसे मारा है, मैं उसे तड़पा कर आज मौत का घाट उतारूंगा। और फैंग तुरंत अपने सिस्टम से लेकर अपने उस गोल्डन जो कि टेलीपोर्टेशन वाला तालिस्मान होता है उसका उपयोग करता है और उसे क्रश करके वहां से गायब होने लगता है, कहता है कि जल्दी करो मुझे यहाँ से गायब करो। और तभी हम देखते हैं यह देखकर भैंसा गुस्से में कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, अपने ड्रीम में तुम भागना। और वो अपने हाथ को क्रश करते हुए कहता है कि यूनिवर्स लॉक्ड, मतलब कि यहाँ से वह उस टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग नहीं कर सकता है, और वह टेलीपोर्ट होकर हम देखते हैं अपने थोड़े से ही सामने में आकर गिरता है। और यह सोचकर फैंग खुश हो रहा होता है कि शायद वह टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग चुका है, और वह कहता है आखिरकार मैंने उस भैंसे को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, वह कहता है ये क्या, ये तो वही भैंसा, आखिर वह यहाँ पर कैसे है। और वह भैंसा बहुत ही क्रूरल तरीके से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ दौड़ना चाहते थे भज के मुझसे, लेकिन तुम्हारी ये टेक्निक्स किसी भी काम नहीं आने वाली है मेरे सामने। यह सुनकर फैंग के पसीने छूट जाते हैं, वह कहता है असंभव, यह कैसे हो सकता है। और वह भैंसा बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों को लाल करके कह रहा
होता है कि तुमने जियाओ मान न्यू को मारा, जो कि मेरा सबसे अच्छा और प्यारा बेटा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे मारने की, मेरे इतने अच्छे आज्ञाकार बेटे को। सुनकर फैंग घबराने लगता है, कहता है रुको रुको, यह गलतफहमी है भैंसे भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुम अरे जहाँ तक एज देखी जाए तो तुम काफ़ी यंग लग रहे हो और एनर्जेटिक। तुम्हें चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत पत्नी खोज सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम 6-7 और बच्चे रख सकते हो। यह सुनकर वह भैंसा कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी मौत चाहिए। यह सुनकर फेंग अपने स्पेयर को पकड़ लेता है और कहता है डैम, अब मुझे इसे किसी तरह से इसके ब्लॉक को ब्लॉक करना होगा। और हम देखते हैं बड़ा सा हैंड जो होता है वो फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फेंग कहता है ची चैन स्पेयर, तुम्हें इसे ठीक से संभालना होगा। और हम देखते हैं फ्रैंक पूरी ताकत लगा रहा होता है उसके ब्लो को रोकने की, लेकिन वहां पे एक बड़े से बूम की आवाज आती है, बड़ा सा धुआं का वंडर उठता है। और फ्रैंक को देखे आते हैं जो कि जमीन पर लेट चुका होता है अपने स्पेयर के साथ, और बड़े से हाथ का छापा बन चुका होता है। फिर फ्रैंक किसी तरह से खुद को खड़ा करता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। और यह देखकर वह भैंसा कहता है कि यह तो काफी अच्छा ब्लॉक था, तुम्हारे पास कुछ तो क्षमताएं हैं, तुम मेरे अटैक को सह पाए, मुझे थोड़ा मजा तो आएगा। और फिर फ्रैंक कहता है घबराते हुए कि डैम, मैं यहाँ पर इस इतने खतरनाक सिचुएशन में आ चुका हूँ कि मुझे यहाँ से बचकर निकलना असंभव लग रहा है, मैं इस वक्त इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें एक यहाँ पर किसी बंदे के बालों को दिखाया जाता है और वहाँ पर वह एंट्री मारते हुए कह रहा होता है हा हा, अरे ओए बचकाने भैंसे, आखिरकार तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि काफ़ी बाल दाढ़ी वाला होता है और ये अपने पर्पल ओरे को रिलीज कर रहा होता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह एक 9 हेडेड ब्लैक स्प्रिट लायन गॉड है। और इसके इसी एंट्री के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सपोर्ट।